सैम पित्रोदा यानी सैम अंकल अक्सर अपने अनर्गल बयानों के लिए जाने जाते हैं। कब बोलना है, क्या बोलना है, या तो इनका प्री प्लान्ड होता है या फिर कुछ भी प्लान नहीं होता, जिसकी सफाई फिर कांग्रेस को देनी पड़ती है। अब फिर क्या जहर उगल दिया है सैम अंकल ने, बताएंगे आपको। इधर बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए संघ की ओर से 3 फॉर्मूले पर काम किया गया। देखिए, रूठे अगर मान जाए तो सारी कलह खत्म हो जाती है। 2024 के रूठे 2025 में मान गए और दिल्ली चुनाव कामयाब रहा। सत्ता बीजेपी को मिली, लेकिन संघ की कौन सी सियासी रणनीति रही जिस पर हम भी बात करेंगे। साथ ही क्यों नहीं बीजेपी अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा पाई है, क्यों नहीं बन पा रही नामों को लेकर सहमति, इसे भी समझेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। वैसे तो कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट अंकल सैम का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है, लेकिन फिर भी सैम पित्रोदा अपने अनर्गल बयानों से बाज नहीं आते। कभी 1984 के हिंदू सिख दंगों पर बयान दे देते हैं, तो कभी एयर स्ट्राइक को लेकर भारतीय सेना को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाने लगते हैं। एक बार फिर सैम पित्रोदा ने एक और बड़ा बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी सफाई से अपना हाथ इस बयान से पीछे खींच लिया है। दरअसल पित्रोदा ने कहा है कि चीन को अपना दुश्मन मानना गलत है, इसे दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, यानी सीधे सीधे गलवान के शहीदों पर अब उन्होंने सवाल उठा दिया है। आपको बता दें, ये वही पित्रोदा हैं जो राहुल गांधी के जियोपॉलिटिकल मुद्दों के जानकार माने जाते हैं। खैर, अभी तक तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया, ना ही कांग्रेस ने कुछ बोला, लेकिन पवन खेड़ा ने इस बयान से किनारा करते हुए इतना जरूर कहा कि पित्रोदा के चीन पर व्यक्त किए विचार कांग्रेस के विचार नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस सैम पित्रोदा को इन विचारों के चलते पार्टी के पद से हटा नहीं सकती, या फिर कुछ चंद शब्दों से ऐसे ही पित्रोदा के बयानों से किनारा करती रहेगी? आपको बता दें, जिस चीन की पित्रोदा बात कर रहे हैं, उस चीन ने राहुल गांधी के नाना यानी पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़े बेहतर तरीके से धोखे में रखा था। पंडित जी भी कहा करते थे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन जैसे ही भारत और चीन युद्ध हुआ, वैसे ही असलियत सामने आ गई। लेकिन कांग्रेस फूंक फूंक कर छाछ पीने वालों में से नहीं है। आपको बता दें, 1962 के युद्ध के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नाकाम हो गया था। सोचिए, उस समय तो भारत और चीन की टसल इतनी ज्यादा भी नहीं थी। आज के समय में तो इंडिया भी सुपर पावर की रेस में है और चाइना भी। और ऐसे में चीन की ओर से सैम का बयान देना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर करने में संगठन के साथ साथ संघ का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष राजनीति या किसी दल के साथ काम करने का दावा कभी नहीं करता, लेकिन दिलीप देवधर की माने, यानी आरएसएस के बड़े जानकार हैं दिलीप देवधर, अगर उनकी माने तो उन्होंने आरएसएस पर अब तक 46 किताबें लिख डाली हैं। उनका कहना है कि इस बार नई रणनीति के साथ जिस तरह से काम किया गया, उसमें आरएसएस का लंबा अनुभव भी शामिल है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस रणनीति के तहत काम किया गया था, उसी सियासी रणनीति से दिल्ली में माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम हुआ है और कामयाबी भी मिली। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 100 दिनों में संघ ने जिस तरीके से काम किया, उससे आम आदमी पार्टी को सत्ता के बाहर बैठना पड़ा। आरएसएस संघ और संगठन के बीच लगभग 1 लाख से ज्यादा बैठकें सिर्फ दिल्ली में ही की गई। 10 से 15 लोगों के समूह की छोटी छोटी टोलियां बनाई गई और इन टोलियों की बैठक होती रही। संघ ने दिल्ली चुनाव की बागडोर संभाली। 4 से 5 लाख स्वयंसेवक संघ खुद चुनावी मैदान में डटे हुए थे। इनके पास वोटर्स की पूरी लिस्ट थी। उनका पता था कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, पुराने पते पर कहाँ थे, आदि आदि। संघ के बड़े जानकार हैं दिलीप देवधर, काफी काम किया है इन्होंने संघ की कार्यशैली पर। उनका कहना है कि संघ फील्ड पर उतरकर दिल्ली बचाओ अभियान, बेहतर दिल्ली, बेहतर भारत जैसे नारे दिए गए, जो जनता से सीधे जुड़े। लगभग 4 से 5 लाख स्वयंसेवक संघ दिन रात दिल्ली चुनाव के लिए काम करते रहे। हर सीट के लिए 850 से लेकर 900 बैठकों का लक्ष्य रखा गया था और वो बैठकें भी पूरी हुई। संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने सभी धार्मिक स्थलों पर भी बैठकों का आयोजन किया, सभी से राय मशविरा किया। दलित बस्तियों को भी चिन्हित किया गया और 2-2 हजार कार्यकर्ता एक एक बस्ती पर जाकर काम करते रहे, प्रचार करते रहे।
संघ के सभी सहयोगी संगठनों ने चुनाव में इंडिपेंडेंट प्रचार को भी अंजाम दिया। ट्रेनिंग इस बात की भी होती थी कि घर में जाकर क्या बोलना है, किससे बात करनी है, क्या नहीं बोलना है, और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करेगी तो हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। आपको महसूस हो रहा होगा कि अन्ना हजारे के समय जो केजरीवाल सामने आए थे, जो केजरीवाल का स्वरूप सामने आया था, और आज जो केजरीवाल है, उनकी भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी है। कल के केजरीवाल और भी बदल सकते हैं। फिर दिल्ली की जनता का क्या होगा? संघ ने प्लान किया था कि लोगों से राष्ट्रहित की बात करेंगे, सिर्फ अपनी बात उनके सामने रखनी है, और जब तक वो मोटिवेट नहीं हो जाते तब तक उनसे संपर्क करते रहना है। ये संघ की स्ट्रैटेजी थी। कोई फोटो नहीं खींची जाएगी, सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाएगा। संघ ने जो माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया, उसके नतीजा ये निकला कि दिल्ली की सत्ता हाथ आ गई। पूरी कोशिश की गई थी कि दूसरी पार्टियां जो भी नैरेटिव सेट कर रही हैं, उस नैरेटिव को हावी ना होने दिया जाए, बूथ मजबूत किया जाए, तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा दिया। विश्व पटल पर भारत की शान बढ़ाने वालों और भारत की बदनामी करने वालों के बीच में जो अंतर होता है, उसे समझाने का पूरा प्रयास किया संघ ने। मतदान कराने में संघ और संगठन कामयाब रहे, और अब जल्द ही नया सीएम भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने जा रहा है, जो कि बीजेपी का होगा। तो जैसा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से संघ से कैसे जुड़ता है संगठन, इसका सटीक उदाहरण है दिल्ली चुनाव। इधर बहुत समय हो गया, लेकिन एक सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह गया है, और वो है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना। अब तो लोकसभा चुनावों को गुजरे हुए भी 6 महीने से ज्यादा हो गया है। दिल्ली के चुनाव भी हो गए। ऐसे में अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ये रहस्य ही बना हुआ है। फिलहाल तो 3 नाम भाजपा के दफ्तर से लेकर संघ कार्यालय और मीडिया के न्यूज रूम में भी गूंज रहे हैं, और वो है बीजेपी की बड़ी नेता वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्गज नेता संजय जोशी। लेकिन इन तीनों नामों में से कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जिसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भाजपा संगठन कहीं न कहीं संघ की सहमति जरूर चाहता है। हालांकि ये तीनों नाम संघ और भाजपा की टॉप मोस्ट लिस्ट में से निकल कर ही आती हैं। अगर सबसे पहले बात करें शिवराज सिंह चौहान की, यानी मध्य प्रदेश की मामा की, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा का परचम खूब लहराया, हमेशा ऊंचा ही रखा। संघ के संगठन से राजनीति पढ़े और भाजपा भी गढ़े। मामा का जनसंपर्क से लेकर जन कल्याण योजना तक सब कुछ A1 था। इसलिए 18 साल मध्य प्रदेश जैसे राज्य की गद्दी संभाली और हर बार कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने विजयी होते रहे। वहीं दूसरा नाम आता है वसुंधरा राजे का। तो वसुंधरा राजे भी नामी नेताओं में से एक है, लेकिन तीसरा नाम इस समय इस रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, वो है संजय जोशी का। फिलहाल तो पहले राज्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली के नए सीएम की शपथ भी बाकी है। इसके ठीक बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा की टॉप लीडरशिप किसे फेस बनाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।